तो आज हम भारतीय राज्यों में विरोध आंदोलनों के विषय में चर्चा करेंगे। ये विरोध आंदोलन लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं, इन पर कोई अध्ययन कार्य नहीं किया गया और इसकी वजह ये रही है कि विरोध को लंबे समय तक केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में एक नकारात्मक पहलू के रूप में पेश किया जाता रहा है, एक अवांछित तत्व के रूप में पेश किया जाता रहा है। मध्य युग में खास तौर से विरोध को या असहमति को सिस्टम के अगेंस्ट माना जाता था और उसे स्वीकार नहीं किया जाता था। गलती उसकी मानी जाती थी जो विरोध करता था, जो असहमति दर्ज करता था। लेकिन जैसे जैसे मानवीय समाज का विकास हुआ, इतिहास का विकास हुआ, वैसे वैसे विरोध को या विरोधी स्वर को मान्यता प्राप्त होती गई। भारत की राज्य राजनीति में भी लंबे समय तक इस पहलू पर विचार विमर्श नहीं हुआ, लेकिन हालिया वर्षों में बहुत सारे विचारकों ने इस विषय पर अध्ययन किया है, जैसे रजनी कोठारी, आंद्रे गुंदर फ्रैंक, घनश्याम शाह, टीके उमन, डेविड बेलेली और मेल ओमवेथ, जिन्होंने बारीकी से राज्यों की राजनीति का अध्ययन करने के साथ साथ इन राज्यों में जो विरोध आंदोलन उदित हो रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है, उनका स्वरूप क्या है, इसको विश्लेषित करने का प्रयास किया है। तो आज की हमारी चर्चा में शामिल होगा कि ये आंदोलन है क्या, किसको कहते हैं आंदोलन, इस आंदोलन के कारण क्या है, मैडम खा रही है, पढ़ा रही है, आंदोलन का दार्शनिक आधार क्या है, और पहले हम ये देखेंगे कि आंदोलन कहते किसको है। आंदोलन शब्द अंग्रेजी के एजिटेशन या मूवमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है और एजिटेशन का मतलब होता है, जैसा कि मैरियम डिक्शनरी के द्वारा परिभाषित किया गया, कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे को लेकर आगे बढ़ना और इसके लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करना। यानी जो भी विद्रोह होता है, जो भी विरोध होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई मुद्दा होता है। बिना वजह कोई विरोध, कोई असहमति, कोई आंदोलन नहीं होता। भारत में राज्यों के द्वारा जो विरोध दर्ज किए जाते हैं या राज्यों में जो जन आंदोलन देखने को मिलते हैं, उनके पीछे भी वजह है। कौन कौन से आंदोलन हमारे सामने आए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, इस पर हम आगे चलकर इसको विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे, इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये जान लें कि आंदोलनों का स्टेज क्या है, उनका चरण क्या है, यानी आंदोलन का वर्गीकरण किस रूप में किया जा सकता है। घनश्याम शाह जैसे विचारक ने आंदोलनों को विद्रोह, विप्लव, सुधार और क्रांति के रूप में वर्गीकृत किया है। यानी विरोध इन चारों रूपों में हो सकता है। इनमें जो सुधार है, सुधार से संबंधित जो विरोध आंदोलन होते हैं, वो व्यवस्था जो चल रही है, राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था जो चली आ रही है, उसको एकदम से समाप्त नहीं करना चाहते, बल्कि उसमें जो कमियां आ गई हैं उनमें सुधार लाना चाहते।
अगर ऐसा लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था में कुछ तत्व ऐसे हावी हो गए हैं जिनकी वजह से समाज के लोगों को, सभी को न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है, सभी के साथ समानता का बर्ताव नहीं हो पा रहा है, तो उन तत्वों को बदल देना सुधार का उद्देश्य हो सकता है। ऐसे ही सुधार की डिमांड, सुधार की मांग विभिन्न पक्षों में की जा सकती है। सरकार की मशीनरी में सुधार हो सकता है, शासन करने वालों में सुधार हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी में के व्यवहार में सुधार की मांग हो सकती है, विभिन्न पक्ष हो सकते हैं सुधार की। लेकिन सुधार आंदोलन की खासियत ये होती है कि ये कभी भी व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं होता, व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं चाहता। जहां तक विद्रोह की बात है, विद्रोह सीधे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था के सामने चुनौती पेश करता है। विद्रोह में विद्रोही ये मानते हैं कि वो विद्यमान राजनीतिक व्यवस्था को पसंद नहीं करते, उनकी नापसंदगी का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करते और उसको बदल डालने का उद्देश्य रखते। विप्लव विद्रोह से एक स्टेज आगे का स्तर है। विप्लव के अंदर जो विप्लवकारी होते हैं वो किसी भी तरीके से शासन सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका मकसद सत्ता पलट करना होता है। जो विद्यमान सत्ताधारी है, विद्यमान व्यवस्था है, उसको बदल देना। क्यों बदलना, इसके विषय में वो स्पष्ट नहीं होते, नहीं हो सकते। कई बार स्पष्ट होते भी हैं, लेकिन कई बार बहुत अस्पष्ट होते हैं। तो भी उनका मकसद क्या होता है कि किसी तरीके से सत्ताधारियों को बदल दिया जाए, शासन सत्ता पर कब्जा स्थापित कर लिया जाए। और विप्लव के आगे का स्टेज है क्रांति। क्रांति एक व्यापक शब्द है, इसमें विरोध का व्यापक भाव है और क्रांति का मतलब है पूरी व्यवस्था में, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, उसमें आमूल परिवर्तन, पूरी तरह से बदलाव। इस क्रांति के लिए, इस बदलाव के लिए संगठन की जरूरत होती है, व्यापक संगठन की जरूरत होती है। क्रांति एक व्यक्ति या एक वर्ग के द्वारा नहीं की जा सकती जब तक इसके साथ एक बड़ा जन समुदाय न संगठित हो, व्यापक रणनीतियां इसके पास न हो, तब तक क्रांति संभव नहीं होती। तो विरोध के या असहमति के ये 4 रूप देखने को मिलते हैं, जिनकी विवेचना घनश्याम दास के द्वारा की गई है। अब देखना है कि आंदोलन क्या उचित है, विरोध क्या उचित है। लंबे समय तक तो इसे अनुचित मानकर इसको दबाने की कोशिश की जाती रही है सत्ताधारियों के द्वारा, व्यवस्था धारकों के द्वारा। लेकिन अगर दार्शनिक आधार पर हम देखें तो बहुत से दार्शनिकों ने विरोध का औचित्य सिद्ध किया है। जैसे हीगल और मार्क्स के दर्शन में आपने देखा, उन्होंने द्वंद्ववादी दर्शन दिया, जिसके तहत ये माना कि किसी भी वस्तु या विचार या व्यवस्था के विकास के लिए उसमें विरोधी तत्व का होना बहुत जरूरी होता है। जो स्वदेशीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया एरिस्टोटल के द्वारा, उसमें भी ये माना गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी स्थिति, कोई भी विचार निरुद्देश्य नहीं होता। लिहाजा जो विरोध है, जो विरोध आंदोलन है, वो भी निरुद्देश्य नहीं होते। तो जरूरत इस विरोध आंदोलन को समझने की है,
उसके कारणों को जानने की है, उसको जमीनी स्तर पर विश्लेषित करने की है, ना कि उसे दबाने की। क्योंकि जमीनी स्तर पर जाकर जब हम इन विरोध आंदोलनों के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें ये आंदोलन समस्या प्रतीत नहीं होते, राज्य के सामने चुनौती प्रतीत नहीं होते, या यदि चुनौती बन भी गए हैं तो उनका समाधान सहज में ही समझ में आने लगता है। जिन कारणों से ये विप्लव होते हैं, ये विद्रोह होते हैं, उन कारणों को समझकर अगर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाए तो राजनीतिक व्यवस्था इन विप्लवों से होने वाले नुकसान से बच सकती है। विप्लव या विरोध अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के लिए वो चुनौती तब बन जाता है जब असीमित रूप में सामने आता है। जब विरोध या संघर्ष एक व्यापक क्रांति, विप्लव का रूप ले लेता है, तब ये व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो संघर्ष या विरोध अगर एक सीमित रूप में होता है, उसके समाधान की संभावना होती है, तो वो अच्छा होता है, क्योंकि विरोध के माध्यम से बहुत सारी ऐसी बातें भी स्पष्ट होती हैं जो अब तक दबी रहती हैं। तो व्यवस्था को उन सारी बातों को जानने का अवसर मिलता है, अपनी जन सामान्य की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को जानने का अवसर मिलता है। इस लिहाज से विरोध आंदोलन पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में राजनीतिक व्यवस्था के लिए सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन समस्या वो तब बनते हैं जो असीमित हो जाते हैं जब वो हिंसक रूप, उग्र हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। जहां तक असहमति या विरोध को महत्व देने वाली राजनीतिक व्यवस्था की बात है, आप जानते हैं कि विरोध को सबसे ज्यादा स्थान लोकतंत्र में मिलता है, और किसी भी शासन व्यवस्था में विरोधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे वो राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या निरंकुश तंत्र में तो बिल्कुल ही नहीं। आपके सामने दुनिया में तमाम अधिनायकवादी राज्यों के उदाहरण हैं, चाइना है या अन्य कम्युनिस्ट देश हैं या अन्य अधिनायक हैं, जहां पर वैचारिक स्वतंत्रता तो बिल्कुल भी नहीं है। विरोध तो बहुत दूर की बात है, विप्लव तो बहुत दूर की बात है, विरोधी विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। ये वो लोकतंत्र ही है जहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, और वो विचार व्यवस्था के विरोध में भी हो सकता है। असहमति एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतंत्र में हर नागरिक को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी सरकार के कार्यों की आलोचना कर सकता है, उसमें सुधार की मांग कर सकता है। ये उसका नागरिक अधिकार है, ये उसका कानूनी अधिकार है। सरकार भी इस अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती बिना उचित कारण के। तो जैसे जैसे विभिन्न देशों में लोकतंत्र मजबूत होता गया, विरोध आंदोलन भी बढ़ते गए, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध करना एक अधिकार माना गया। तो केवल भारत ही नहीं, दुनिया के विभिन्न देशों में हम देखते हैं कि व्यवस्था के विरुद्ध, राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध, सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विरोध आंदोलन जारी। जहां तक भारत में, भारत के राज्यों में विरोध आंदोलन की प्रवृत्ति का प्रश्न है, ये एक समसामयिक प्रवृत्ति है, और समसामयिक प्रवृत्ति इस रूप में कि इसके अध्ययन पर हाल फिलहाल में जोर दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये विरोध आंदोलन इस बात के संकेतक हैं कि आम जन या राज्यों के नागरिक
राजनीतिक व्यवस्था के संगठनात्मक ढांचे से, उसकी संस्थाओं से असंतुष्ट है। ये विरोध क्यों होता है? अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि कोई भी विरोध, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो या राजनीतिक जीवन में हो, विरोध की स्थिति क्यों पैदा होती है? वास्तव में ये संबंधों की समस्या है। पारिवारिक जीवन में जब हमारे परिवार के विभिन्न सदस्यों से संबंधों में पूरकता नहीं रह जाती, संबंध ऐसे हो जाते हैं कि हर मेंबर को ये लगने लगता है कि दूसरा मेंबर उसकी आकांक्षाओं, उसकी जरूरतों के प्रति सजग नहीं है, तो विरोध की स्थिति यहीं से बनने लगती है। समाज में विरोध की स्थिति कब बनती है? जब समाज के घटक विभिन्न परिवारों को, विभिन्न संगठनों को ऐसा लगने लगता है कि दूसरे संगठन, दूसरी इकाइयां उनकी आकांक्षाओं को, उनके हितों को, उनकी जरूरतों को महत्व नहीं दे रही है, तब विरोध की स्थिति बनती है। राज्य में ये विरोध कब होता है? जब राज्य और नागरिकों के संबंधों में समस्या उत्पन्न होती है, जब नागरिकों को ऐसा लगता है कि जो राज्य है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका जो मूर्त रूप सरकार है, वो जन सामान्य की, नागरिकों की आवश्यकताओं को, उनकी आकांक्षाओं को नहीं समझ पा रही है, नहीं संबोधित कर पा रही है, उनके अनुसार नीति का निर्माण नहीं कर पा रही है, नीतियों को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पा रही है, तब विरोध उत्पन्न होता है। और जब ये विरोध संगठित हो जाता है तो वो व्यापक आंदोलन का रूप ले लेता है। राज्यों में जो विरोध आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं, वहां भी संबंधों की समस्या है। कैसे संबंधों की समस्या? केंद्र के साथ राज्यों के संबंधों की समस्या, यानी केंद्र राज्य संबंध परस्पर पूरक नहीं है। केंद्र का रवैया राज्यों के प्रति नियंत्रणकारी होता है, डोमिनेटिंग होता है, वहीं राज्य ये चाहते हैं कि उन्हें उनके कार्यों में, वित्तीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वो अपने राज्य की जनता की आकांक्षाओं को, उनकी जरूरतों को पूरा करने में अधिक कारगर, अधिक सफल सिद्ध हो सके। यहीं से विरोध आंदोलन जन्म लेता है। ये बेसिकली संबंधों की समस्या, केंद्र राज्य संबंधों की समस्या। इसके अलावा विरोध की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि जब राज्यों को या नागरिकों को, जो विभिन्न राज्यों में रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि व्यवस्था धारकों के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में या राजनीतिक अधिकारों को प्रदान करने में उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। किसी को तो ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और किसी को जरूरत के संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। तब वहां असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है, और ये असंतोष धीरे धीरे जब संगठित होता है तो विद्रोह का रूप लेता है, विप्लव का रूप लेता है, क्रांति का रूप लेता। गनीमत ये है कि भारत में जो राज्यों में विरोध आंदोलन हो रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, उनमें से किसी ने अभी बहुत बड़ी व्यापक क्रांति का रूप धारण नहीं किया। ये एक संतुष्टि का विषय है। लेकिन फिर वही बात आती है कि ये बात सत्ताधारियों के लिए ध्यान देने योग्य होती है कि वो विद्रोह के कारणों को जाने और उन कारणों का यथासंभव निदान करने की कोशिश करें।
क्योंकि अल्टीमेटली विद्रोह जब विप्लव के रूप में परिवर्तित होता है तो वो व्यवस्था के सामने, राज्य की सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है, उसकी अखंडता के सामने। भारत में जो राज्य राजनीति में हम विरोध आंदोलन देखते हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है जिसको हम कहते हैं राष्ट्र राज्य सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है? इस सिंड्रोम के तहत एक प्राथमिक धारणा बना ली गई है कि भारत एक राष्ट्र राज्य के रूप में संविधान द्वारा उसको मान्यता मिली है, उसका विकास राष्ट्र राज्य के रूप में ही होना है। यानी भले ही उस भारतीय संघ का निर्माण करने वाली घटक इकाइयां बहुत सारी हैं, बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन वो सब मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और इस राष्ट्र की रक्षा, इस राष्ट्र की अखंडता की रक्षा सभी का दायित्व है। तो अक्सर जो व्यवस्था धारक हैं वो राज्यों में होने वाले विरोध आंदोलन को राष्ट्र राज्य के लिए घातक समझकर उसको हिंसात्मक तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो विरोध आंदोलन और उग्र बनते चले जाते हैं। तो इस स्थिति को राष्ट्र राज्य सिंड्रोम कहा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय एकता को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है कि विरोध आंदोलनों के पीछे जो कारण है उनको कई बार नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए इन विरोध आंदोलनों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा है, ऐसा माना जाता है इस राष्ट्र राज्य सिंड्रोम के तहत। तो विरोध की वजह क्यों होती है? बेसिक वजह क्या है? मूलभूत वजह क्या है? भारत जैसे देश में ये आपने देखा। अब ये देखना है कि भारत में जो विरोध आंदोलन राज्यों में हुए हैं या हो रहे हैं, 1970 के दशक से ही ऐसा देखा गया कि एक लहर सी आ गई है हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में, कभी भाषा को लेकर, तो कभी पहचान को लेकर, जातीय पहचान को लेकर, तो कभी आत्मनिर्णय को लेकर, कभी स्वायत्तता को लेकर, कभी भेदभाव को दूर करने के लिए लैंगिक मुद्दों को उठाकर, कभी श्रमिकों के मुद्दों को उठाकर, तो कभी किसानों के मुद्दों को उठाकर आंदोलन होते रहे हैं, चलते रहे हैं और वो अब भी जारी है। ये जो आंदोलन भारतीय राज्यों में देखने को मिलते हैं, जिसे कई बार कई विश्लेषकों ने सामाजिक आंदोलनों की संज्ञा भी दी है, क्योंकि इनके पीछे सामाजिक मुद्दे भी होते हैं। हालांकि रजनी कोठारी जैसे विचारक क्या कहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इन्हें अलग अलग करने में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन बहुत से विचारक ये भी मानते हैं कि ये अलग अलग है। राजनीतिक आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था के विरोध से संबंधित है, जबकि सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। तो ये जो आंदोलन है, इन आंदोलनों को अगर हम विश्लेषित करें तो हम ये पाएंगे कि इनकी कुछ खास विशेषताएं, कुछ खास लक्षण हमें दिखाई देते हैं। जैसे इन सारे आंदोलनों से ये प्रकट होता है कि राज्यों की जनता का या आंदोलनकारियों का जो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं संविधान द्वारा स्थापित की गई हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनसे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। क्योंकि अगर भरोसा होता तो लोग संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से संतुष्ट होते,
कार्यपालिका के कार्यों से संतुष्ट होते या न्यायपालिका के निर्णयों के विरुद्ध नहीं जाते, लेकिन ये जाते हैं, विरोध का बिगुल बजाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि संविधान द्वारा स्थापित जो औपचारिक राजनीतिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, वो लोगों के साथ न्याय कर पाएंगी, वो लोगों को अधिकार दिला पाएंगी, वो लोगों की आर्थिक विषमता दूर कर पाएंगी, इसके प्रति लोग आश्वस्त नहीं हैं। उनका एक तरीके से मोह भंग हो गया है इन संस्थाओं से, इसलिए वो अपनी समस्याओं का समाधान क्रांतिकारी तरीकों से करना चाहते हैं, विद्रोह के माध्यम से करना चाहते हैं, आंदोलन के माध्यम से करना चाहते हैं। दूसरा लक्षण हमें ये दिखाई दे रहा है इन विरोध आंदोलनों का अध्ययन करने पर कि जो सिविल सोसाइटी हमारे देश में है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उनमें भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए कई बार आप ये देखते हैं कि इन वर्गों के द्वारा परोक्ष रूप से हिंसक आंदोलनों का, विरोध आंदोलनों का समर्थन किया जाता है और इनके समर्थन के साथ ये विरोध आंदोलन बढ़ते चले जाते हैं। एक सभ्य समाज का तकाजा क्या है कि जो भी समस्याएं उदित हों, जो भी प्रॉब्लम्स आए, उनका समाधान वैधानिक तरीके से, कानून द्वारा जो निर्धारित तरीका है, न्यायपालिका द्वारा निर्धारित जो तरीका है, उससे किया जाए। लेकिन लगता है सभ्य समाज भी इन संस्थाओं से, इन तरीकों से दूर होता जा रहा है, अहिंसक तरीकों से दूर होता जा रहा है और उसमें भी हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कई बार इसलिए हम देखते हैं कि इन आंदोलनों का नेतृत्व भी सभ्य समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कई बार हिंसक रूप धारण कर लेते हैं। तीसरा लक्षण हम क्या देखते हैं, इनके पीछे वजह क्या पाते हैं भारत में होने वाले विरोध आंदोलनों के पीछे, कि राज्य से जो अपेक्षाएं थी कि वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा, राजनीतिक संस्थाएं जनता के हित के लिए कार्य करेंगी, शायद राज्य या राज्य व्यवस्था या राज्य व्यवस्था के धारक इन आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं। यानी लोक कल्याण के कार्यों को करने में, पूरी तरह संपादित करने में, संतुष्टि की हद तक संपादित करने में वो विफल रहे हैं। उनकी विफलता के कारण ही ये विरोध आंदोलन जन्म ले रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कानूनेतर शक्तियों का विकास हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे तत्व उपस्थित हुए हैं जिनका कानूनी व्यवस्था में, वैधानिक व्यवस्था में कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए वो गैर कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं, नेतृत्व प्रदान करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें समर्थन प्रदान करते हैं। इसलिए विरोध आंदोलन बढ़ते चले जाते हैं। लास्टली भारत में हम क्या देखते हैं कि राज्यों में जो विरोध आंदोलन हो रहे हैं, उन विरोध आंदोलनों का उत्तर राष्ट्रीय सरकार के द्वारा दमनात्मक रूप में दिया जा रहा है। वही बात, राष्ट्र राज्य सिंड्रोम काम कर रहा है कि हर विरोध के आंदोलन को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा महसूस किया जाता है और उस खतरे से निपटने के लिए सेना और पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है
कि वो विरोध आंदोलन कुछ समय के लिए दब जरूर जाता है, लेकिन मौका मिलते ही फिर उसमें उभार आ जाता है, फिर वो आंदोलन का रूप ले लेता है और फिर विप्लवकारी परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थी भारत में जो विरोध आंदोलन राज्यों में हो रहे हैं उनकी कुछ विशेषताएं, उनके कुछ लक्षण या उनके पीछे जो निहित कारण है वो। अब जो विरोध आंदोलन होते हैं, जिन्हें सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं भारत में, उनके कुछ घटक या तत्व होते हैं। कैसे इन आंदोलनों का निर्माण होता है, कैसे ये आंदोलन विकसित होते हैं, कैसे कुछ लोग संगठित होकर एक मुद्दे को लेकर हिंसक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक प्लानिंग होती है आंदोलन की भी, एक योजना होती है। आंदोलन एकाएक नहीं उदित हो जाता, अट्रेंडम उदित नहीं हो जाता, अचानक से उदित नहीं होता, बल्कि आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती है, आंदोलन का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, आंदोलन की रणनीति तय की जाती है, आंदोलन का नेतृत्व तय किया जाता है। सबसे पहले आंदोलन को जन्म दिया जाता है, उसके लिए जरूरी होती है विचारधारा। ज्यादातर आंदोलन विचारधारागत आधार पर होते हैं। जैसे भारत में जो नक्सलवादी विरोध आंदोलन है वो कौन सी विचारधारा पर आधारित है? माओवादी विचारधारा पर आधारित है। माओवादी विचारधारा क्या कहती है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से पैदा होती है, यानी अगर शक्ति प्राप्त करना है, सत्ता पर अधिकार करना है, उद्देश्य जो भी हो, तो उसके लिए सैन्य शक्ति का होना जरूरी है। इसीलिए नक्सलवादी जिन तरीकों का सहारा लेते हैं वो ज्यादातर हिंसक तरीका होता है। और माओ ने छिपकर वार करने की नीति दी थी। आपने माओ से तुंग की विचारधारा पढ़ी होगी कि विरोधी पर छुपकर वार करो। गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग देते थे माओवादी विचारधारा के अंतर्गत। तो उसी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति को अपनाते हैं नक्सलवादी विचारक। छिप छिप कर राज्य की मशीनरी के धारकों पर हमला करते हैं। कहीं बारूदी सुरंग बिछा दी तो कहीं पीछे से वार कर दिया। वो ज्यादातर सामने नहीं आते, छुप छुप कर वार करते हैं, लेकिन हिंसक तरीका उनकी रणनीति में शामिल है। तो किसी भी आंदोलन को विचारधारा से प्रेरणा मिलती है। अब जैसे महिलाओं की समानता के अधिकार को लेकर जो आंदोलन हमारे देश में हुए या विभिन्न देशों में हुए, उनके पीछे भी नारीवादी विचारधारा काम कर रही है, समतावादी विचारधारा काम कर रही है। जो आंदोलन आर्थिक समानता के लिए किए जा रहे हैं, विरोध आंदोलन, उनके पीछे मार्क्सवादी विचारधारा भी काम कर रही है। समानता लाने का उद्देश्य वो रखते हैं क्रांतिकारी साधनों से। तो जो भी आंदोलनकारी होते हैं या जिस भी आंदोलन का गठन किया जाता है, शुरुआत की जाती है, उसका प्रारंभ बिंदु होता है, प्रारंभिक तत्व होता है विचारधारा। जो विचारधारा उस आंदोलन को गति प्रदान करने का, उसको एक स्वरूप देने का प्रयास करती। दूसरा जो घटक है विरोध आंदोलनों का वो है योजनाएं बनाना। विचारधारा तो तय हो गई, लेकिन सिर्फ विचारधारा से काम नहीं चलेगा,
उस विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई जाती हैं कि हम अपने विरोध आंदोलन को कब कैसे अंजाम देंगे, कब कौन सी गतिविधि का संचालन किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग होती। जैसे स्वतंत्रता से पहले आप देखते हैं कि भारत में जो विरोध आंदोलन हुए वो ज्यादातर भारत की आजादी को लेकर चलाए गए, चाहे वो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अहिंसक आंदोलन रहे हो या भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इनके नेतृत्व में क्रांतिकारी हिंसक आंदोलन रहे। सभी आंदोलनों में योजनाएं तय की गई, रणनीतियां तय की गई। गांधी ने तय किया कि बहिष्कार की नीति अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी अदालतों का बहिष्कार करो, विदेशी स्कूलों का बहिष्कार करो। तो कहने का मतलब ये है कि हर आंदोलन जो विरोध स्वरूप चलाया जाता है उसमें योजनाओं के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका